भाटिया जी, खासतौर से अलग अलग सेक्टर्स हैं, कहा जाता है स्टार्टअप पर बहुत ज्यादा जोर रहा है सरकार का। पिछले बजटों में भी स्टार्टअप्स पर हमने सीधे सीधे देखा था कि उसका बजट भी बढ़ाया, स्टार्टअप पर बढ़ावा देने के लिए कई कई योजनाएं भी लेकर आए। आपको लग रहा है कि अभी भी स्टार्टअप को और बढ़ोतरी देने के लिए इस बजट में और भी बहुत कुछ चीजों को लाने की जरूरत है? क्या उम्मीदें हैं स्टार्टअप सेक्टर को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जो स्टार्टअप सेक्टर है वो ट्रेडिशनली अगर हम देखें, चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, चाहे उसकी एजिंग के हिसाब से, वो एक तरीके से एमएसएमई के अंडर ही आता है। तो एमएसएमई जो सेगमेंट है, आज उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 30% है। इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है एमएसएमई जो कि बहुत ज्यादा रोजगार भी मुहैया कराता है और लोगों को स्वावलंबी भी बनाता है, यानी कि वो अपना बिजनेस खुद करते हैं। तो इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। उसमें चाहे आप सब्सिडीज हैं, इंसेंटिव्स हैं, टैक्स ब्रेक्स हैं या इजी लोन है, तो जब तक आप इस तरह के लोगों को जो स्टार्टअप्स में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर प्रेशर है, तो एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो जो आपका स्टार्टअप है और एमएसएमई है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद एमएसएमई काफी हद तक इफेक्ट भी हुआ था, अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो ये एक हमारी जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की तरफ से स्टार्टअप जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन भाटिया जी, सवाल ये है कि पिछले अगर हम कुछ समयों की बात करें तो स्टार्टअप बहुत तेजी से बूम किया था, लेकिन कई ऐसी बड़ी कंपनियां जो स्टार्टअप के जरिए प्रकाश में आई, शुरुआत में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन बाद में वो पिट गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आपने उनको जो लोन्स वगैरह कहने के लिए तो दिए, लेकिन अगर आप बैंक की तरफ जाएं या जो बाकी जो इदारे हैं जो उनको लोन मुहैया कराते हैं, उनकी इतनी कंडीशंस हैं, कोलेटरल से लेके और बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं जो आप पूरे कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लोन का जो अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट सेक्टर से यानी बैंक से बहुत कम है, यानी है ही नहीं है एक तरीके से। अगर आप कोलेटरल नहीं दे सकते तो मजबूर होके वो या तो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं या जो प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हैं उनके पास जाते हैं, जहां पर उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज्यादा लोन्स और फंड्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स अगर आप देखें तो वो ई कॉमर्स में या जो आईटी सेक्टर है उसमें ज्यादा आए हैं। स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास उतनी पूंजी नहीं है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्टअप की कुछ लिमिटेड फील्ड में ही है, जिसमें आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके लिए ऑलरेडी बात की जा चुकी है और की जा रही है कि आईटी सेक्टर को और किस तरह की रियायत दी जाए, जो चाहे एस्टैब्लिश सेक्टर हो और लेकिन भाटिया जी, सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप तो केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रह सकता ना, इसके दायरे को तो बढ़ाना ही होगा। अगर दायरा बढ़ेगा नहीं तो जो दूसरे जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व कैसे होंगे, और जिस मकसद से इसको सरकार सपोर्ट कर रही है वो मकसद पूरा कैसे होगा अगर हम एक सेक्टर तक ही सीमित रह जाएंगे तो? जी देखिए, स्टार्टअप बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है, R&D से लेके सस्टेनेबिलिटी, आईटी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। लेकिन उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, चूंकि उसकी जो लोन फैसिलिटी है वो बैंक्स के थ्रू है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जब तक वो लोन फैसिलिटी थोड़ी ईज आउट नहीं होगी तब तक स्टार्टअप जो है वो उसको फंड जहां से मिलेंगे वो फिर उन्हीं के हिसाब से चलेगा। अगर वो प्राइवेट इक्विटी के हिसाब से लेगा, फंड लेगा, तो प्राइवेट इक्विटी उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से चलाएगा। अगर वो अपने हिसाब से चलना चाहता है तो उसको पब्लिक सेक्टर से फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अभी तक पब्लिक सेक्टर के ऊपर कोई इस तरह का निर्देश नहीं है। उसकी कंडीशंस इस तरह की है कि स्टार्टअप जो है वो फंड नहीं ले पा रहा। प्रदीप मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात यहां पर स्टार्टअप की हो रही है तो बात यहां पर नौकरियों के लिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो सरकार है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हमने कई आंदोलन भी देखे हैं, हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जब एक वैकेंसी निकलती है किसी भी एक डिपार्टमेंट की तो लाखों जो छात्र हैं वो अप्लाई करते हैं। तो रोजगार को लेकर सरकार जो है वो किस तरह से काम करेगी या इस बजट में कैसा देखते हैं? क्योंकि 2033 की अगर हम बात करें तो उस समय तकरीबन हर साल 78.7 लाख जो रोजगार है वो जनरेट होने चाहिए। सरकार उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर इंडिकेशन दिख गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हावी है।
मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। और मैं यहाँ कहूँगा कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए नहीं की गई हैं। मतलब उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लैंड ऑन बिल्डिंग में ज़्यादा हुई है, डेवलपमेंट के लिए कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बढ़ी है और उसका भी जो स्टेक है उसे भी सेल करके कहीं हद तक लैंड एंड बिल्डिंग फोकस रहा है। लेकिन अगर हम जब तक इसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक जॉब क्रिएशन होगा नहीं। प्रदीप जी, सवाल तो यही है ना कि इसको बढ़ाएंगे कैसे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ गवर्नमेंट ये समझ चुकी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में गवर्नमेंट का एक आईना है जो हमें दिखता है। उसमें ये क्लियर इंडिकेशन आ गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जिससे सरकार को बहुत उम्मीदें थी वहाँ पर परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत अच्छी नहीं दी, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ। तो यहाँ गवर्नमेंट का, मेरे को लग रहा है पर्सनली यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट इस समय कॉर्पोरेट सेक्टर पे बेट लगाने से बेटर वो एमएसएमई सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर सकती है, वहाँ जॉब क्रिएशन के लिए ज्यादा कर सकती है। रीजन क्या है इसमें, सुधार कैसे होगा, ये तो बड़ी बात है आपने कहा। लेकिन क्योंकि पिछले वक्त में हमने देखा जॉब क्रिएशन पर जोर रहा है, स्टार्टअप पर जोर रहा है, लेकिन अगर जो परिणाम आने थे, मन ये कहा जाए जिनकी अपेक्षाएं थी वो नहीं, उसकी रीजंस क्या लगती हैं आपको? देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है, जीडीपी बढ़ रही है और रियल एस्टेट भी एक ऐसा फैक्टर है, मैं इसमें ऐड करूँगा कि इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और आप मैन्युफैक्चरिंग करने में जो ग्रोथ आपको मिल रही है, अगर वही आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ मिल रही है तो उधर की तरफ फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लैंड एंड बिल्डिंग की तरफ फोकस बढ़ा दिया, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर फोकस बढ़ता तो डेफिनेटली यहाँ जॉब क्रिएशंस बहुत सारे होते। तो इस बार गवर्नमेंट वहाँ पे वो नोट कर रही है। देखिए, बजट जब बनता है तो चीजों को सर्वे करने के बाद ही बनता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में वो सारी इंडिकेशंस भी क्लियर दिख रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस तो तभी होगा ना कि जब मार्केट में खरीदार होंगे, और मार्केट में खरीदार तो तभी होंगे ना जब उनके पास पैसा होगा। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ाने की इस बार कोशिश की ही जाएगी, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आज सरकार है कि बहुत ज्यादा, अब बैंकिंग को ही ले लीजिए आप, अब सेविंग्स उसके अंदर दिख ही नहीं रही है। लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, F&O के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां से उनको रिटर्न मिल रहा है। बल्कि हमें यहाँ डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तब लोगों के पास पैसा जाएगा, तब वो डिमांड जनरेट होगी। तो यहाँ मेरे को लगता है कि इस बजट में इस तरफ फोकस करने की उम्मीद मुझे दिख रही है। ठीक है, तो डिमांड कैसे जनरेट होगी नहीं होगी, किस क्षेत्र के लिए होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। पब्लिक रिएक्शंस भी हम जानते चलते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर का ही वक्त बाकी है जब बजट पेश किया जाएगा और ये कहा जाए वो पर्दा भी हट जाएगा। आयुषी का रुख कर लेते हैं, प्रभात भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आयुषी का रुख करते हुए, आयुषी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय किचन में खड़ी है और कुछ लोगों के साथ में, और किचन का बजट जरूर गड़बड़ा रहा है। जरा बताइए इस बजट को लेकर आखिर आम व्यक्ति की, गृहिणियों की क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल नैना जी, जिस तरीके से महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अगर किचन के बजट की बात करें तो गृहिणियों की कई शिकायतें होती हैं, और ऐसे में आज वो दिन है जब इनकी शिकायतें दूर हो सकती हैं। तो हम जानने आए हैं कि इनकी कितनी उम्मीदें हैं। आपका नाम क्या है? सुधा गंगवार। सुधा गंगवार जी, सुधा गंगवार जी, आप खुद किचन में भी खाना बना रही हैं, सुबह का वक्त है, जरूर नाश्ता बना रही होंगी घर वालों को। बिल्कुल हाँ। अच्छा ये बताए, आज बजट है, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं, किचन को मद्देनजर कितना सरकार रखेगी? मैं चाहती हूँ, ये हर मध्यम वर्गीय चाहता है कि मतलब किचन का तो ध्यान रखना ही चाहिए। किचन में हर मध्यम वर्गीय हर चीज बनाता है, सब 300 350 दिहाड़ी वाला बताइए 60 रुपए किलो आलू कैसे मतलब कर सकता है, या उसका ध्यान किसान हमारा उगाता है, उसे आधा % ही मिलता है, बाकी सारा गवर्नमेंट ही मतलब टैक्स में ही हमारा जाता है। तो हमारा टैक्स भी कहाँ बच रहा है। मैं चाहती हूँ किचन की चीजों में ज्यादातर टैक्स ना मतलब पड़े, ये चीजें हमारे लिए। आयुषी, जरा ये पूछेगा कि पिछले कुछ सालों में किचन में क्या प्रभाव पड़ा है, जो राशन आता था उस राशन में क्या प्रभाव पड़ा है, सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, फलों पर क्या प्रभाव पड़ा है, मात्रा घट गई है, खर्चा बढ़ गया है क्या? जी बिल्कुल आशीष, सवाल यही है कि पिछले कुछ सालों में किचन के राशन पे कितना प्रभाव पड़ा है। जब आप सब्जी मंडी जाती हैं तो क्या पहले जैसे झोले भर के सब्जी लाती थी, आज वैसे ला पाती है? बिल्कुल नहीं। मतलब पिछले में आलू 20 से 25 रहता था, इस समय 60 रुपए है।
इस समय 60 रुपए। अब आप बताइए कि मतलब प्याज 80 रुपए हो रहा है, हर चीज 80 रुपए हो रही है। एक मध्यम वर्गीय है 400 रुपए कमाने वाला अगर 200 रुपए की 300 सब्जी लेगा, बाकी खर्चे कैसे पूरे करेगा? अच्छा, अगर सब्जी की बात करें तो चलिए महंगाई सामने है सबके, लेकिन इसके अलावा किचन में जो बाकी चीजें हैं, जो मसाले हैं, तेल हैं, उनके दामों में कितना बदलाव आप देखी हैं? कम से कम 40%। 40%। हाँ, जी। 4 सालों में 40% का मतलब अंतराल आया है। अच्छा, कितनी उम्मीदें हैं इस बार? क्या लगता है कि आज जो बजट सरकार पेश कर रही है, गृहिणियों को ध्यान में रखा जाएगा, किचन को ध्यान में रखा जाएगा, और राशन पे जो जीएसटी जो पैक्ड फूड पे लग रही है उस जीएसटी में कटौती होगी? मेरी समझ से होनी चाहिए, हर मध्यम वर्गीय के लिए होनी चाहिए भी। हम मध्यम वर्गीय गृहिणियों के इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें समझ में नहीं आती हम आज क्या बनाएं, क्या मतलब खरीदें, कैसे अपनी जरूरतें पूरी करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। जी आयुषी, मुझे लगता है कि ये शंका, ये सवाल, ये परेशानी इन दिनों हर एक महिला, हर एक गृहिणी के मन में होगी। बहरहाल तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यही बजट उनके हाथ में है और यही वो पिटारा है जो आम जनता के लिए अब से कुछ देर के बाद में खुलने जा रहा है। हम हमेशा देखते हैं जो एक परंपरा रहती है बजट पेश होने के पहले हलवा सेरेमनी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाए कि लोगों को मोतीचूर मिलेगा या उनके सपने चकनाचूर होंगे? आशीष, ये नहीं, लोगों को अभी तो मोतीचूर के ही सपने हैं, क्योंकि उम्मीद इस बार यही है कि मोदी 3.0 का पहला बजट है। और पहला बजट इसलिए भी खास है क्योंकि ये सरकार के आने वाले 5 सालों की रूपरेखा तय कर देगा, सरकार किस दिशा में चल रही है। लेकिन ये जो बजट का है, आप जो लाल पिटारा देख रही हैं, हम चूंकि पार्लियामेंट जब कवर करते थे तो हमने विपकेश का भी जमाना देखा था। हम वो तस्वीरें लेने के लिए जाते थे, हम ये सोचते थे कि अरे इसमें ये चीजें कैसे आ जाएंगी, लेकिन चीजें बदली, डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक छोटे से बॉक्स में ये सारी चीजें हैं, टैब में सारी चीजें हैं और उसे जाके पढ़ना है। एक दौर था कि उसकी तस्वीरें लेने के लिए आगे पीछे हम लोग जाया करते थे, कई पन्नों वाला होता था, वो वाला हुआ करता था और उनको पढ़ना भी पड़ता था। ये सारी जब चीजें आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें आपके फोन पे ही उपलब्ध हो जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि थोड़ी देर के बाद, महज थोड़ी देर के बाद जो बजट होगा वो पेश होगा। आम आदमी की कितनी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और खासकर मिडिल क्लास, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा बजट में, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो फायदा नहीं नजर आया है। यही वजह है कि मिडिल क्लास ये चाहता है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कम से कम उन्हें छूट मिले ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। इसके अलावा जो एक और है 80C जो है इनकम टैक्स में, जिसमें 1.5 लाख तक की वो सीमा है जो 2014 के बाद बदली नहीं, वो तो हम भी आप भी चाहते हैं कि कम से कम बदले ताकि हमें थोड़ी सी छूट मिले। और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छूट मिले ताकि बचत हो सके। महंगाई का स्तर अगर बढ़ता है, वक्त के साथ कहा जाता है कि बदलाव होता है, लेकिन बदलाव वो लोगों की आमदनी या सेविंग्स पर नहीं होता। हमारे साथ में जो और खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं उनका भी रुख करेंगे। ये हमारे जो साथी लगातार फील्ड से पब्लिक रिएक्शन हम तक पहुंचा रहे हैं उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए, कर्तव्य पथ की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हैं एक एक करके सामने आती हैं। अब वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पार्लियामेंट जब पहुंचेंगी अपने आप में वो तस्वीर बेहद खास होगी। और बार बार हम जिस बॉडी जेस्चर की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देखिए वो कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस ये कि तीसरी बार सरकार बनाने के बाद में ये पहला बजट है। और कल जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी, तमाम आकलन ये कहा जाए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा निर्मला सीतारमण अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और वही तस्वीर जो है वो नजर भी आती है। लेकिन आम जनता को लेकर, इसके पहले हमने महिलाओं की भी राय सुनी थी, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। बतौर महिला, क्योंकि किचन की कमान उनके हाथ में है, बजट की कमान, जैसे ही बाहर का बजट गड़बड़ाता है तो उनका बजट जरूर बिगड़ जाता है। उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण से कि वो शायद उनकी परेशानियों को समझे। युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि जॉब सीकर्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या इस बार रेल का बजट बढ़ेगा? डिफेंस को लेकर क्या कुछ और खास रहने वाला है? मेक इन इंडिया को लेकर क्या खास रहने वाला है? किसे क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात है। आपसे कुछ देर के बाद में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और यही लाल रंग का जो पिटारा है, डिजिटल पिटारा जिसे कहें, इसी में ही वो पूरा खजाना छुपा हुआ है। बिल्कुल, वो पूरा खजाना छुपा हुआ है और वो कई मायने में खास है। हमारे साथ इस समय
एसपी सिंह साहब हैं, फाउंडर हैं सुजामा इंडिया के। एसपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसपी सिंह साहब, सबसे सीधा सवाल है, पहले आप ये बताइए कि बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार सर, हमारी बजट से, क्योंकि हम स्टार्टअप सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, तो यहाँ दो बड़े चैलेंज है। एक तो स्किल मैन पावर और दूसरा बजट। तो मेरी इन दोनों से बड़ी उम्मीद है कि ये जो दो ब्रिज हैं, इसको सरकार गैप करने के लिए जो भी स्कीम्स हैं वो एंड यूजर्स तक पहुंचेंगी और उन सब लोगों को उससे फायदा होगा। लेकिन स्कीम पहुंचेगी कैसे? क्या, किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं? कुछ आपके भी दिमाग में होगा, कुछ आप भी सोच रहे होंगे। बहुत सारी स्कीम्स हैं सर जो सिर्फ बन के पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है कि वो एंड तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि गैप है, कम्युनिकेशन है। जैसे आप स्टार्टअप्स हैं, अब उनके पास ऐसी टीम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं, या ऐसी स्किल्ड मैन पावर नहीं है जिसको अपन वैसी सीएस की फौज नहीं है उनके पास, या वैसे लोग नहीं है जिससे वो गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा सके और उनको कर सकें। तो उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकता है, लोन, पैसा नहीं है। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी वजह है सर। लोन गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए हैं, लेकिन वो स्टार्टअप्स और एमएसएमई तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। जबकि अभी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट के पास टैक्स अच्छा आ रहा है, पिछला सीजन, समर सीजन अच्छा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो लोन है वो एंड यूजर्स तक पहुंच नहीं पाता है। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। यही तो बताना है, क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्या दिक्कत कहां आ रही है? सर, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी स्कीम, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो स्टार्टअप्स और एमएसएमई उसको मीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बैंक, सबसे पहले अगर स्टार्टअप बना उसको 3 साल तक के लिए उसको बैंक उसकी 3 साल तक की लिमिट मांगता है। अगर स्टार्टअप कोई 3 साल चल जाएगा तो देन वो तो प्राइवेट सेक्टर और दूसरे बहुत सारे एवेन्यूज उसके लिए खुल ही जाएंगे। तो जहां उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है वहां गवर्नमेंट की तरफ से वहां सपोर्ट्स कम है। तो बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं उसका मेजर रीजन यही होता है कि जब उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से उसको वो सपोर्ट्स नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब अगर योजनाएं लाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कैसा हो और जिसके लिए वो योजना बनाई गई है आखिर उस तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान है अशोक त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व सदस्य रहे हैं रेलवे बोर्ड के। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, रेलवे की तरफ सभी की बहुत उम्मीदें हैं, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी हमने सुने, अलग अलग सेक्टर वाइज भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अगर लेकिन बजट वाइज देखा जाए 2014 से 24 तक माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो रेलवे को मिला है। 2004 और 14 की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। आपको लग रहा है कि इस बार भी इसी तरह से एलोकेशन जो है बजट को लेकर, रेलवे को लेकर कुछ डिफरेंट होगा और लोगों को रियायत मिलेगी? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि वो अपने पैसेंजर्स के ऊपर ध्यान दे और रेल के पैसेंजर्स सेफ्टी इशू पे इस समय वरीड हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ करने के लिए बाकी है। रेल में जो सीनियर सिटीजन्स को हमेशा एक रिबेट दिया जाता था, एक फैसिलिटी दी जाती थी, उनको टिकट में कुछ कंसेशन मिलता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया। बंद भी कर दिया, अब तो उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है जी, चर्चा भी नहीं हो रही है। सबसे अहम बात मैं त्रिपाठी जी इसमें एक जोड़ देता हूं, क्योंकि मैं कई सीनियर सिटीजन्स को जानता हूं, ये जो रिबेट मिलता था ना उससे वो दर्शन करने जाते थे, अपनों से मिलने जाते थे। क्योंकि ठीक है, एक अगर हम लोअर मिडिल क्लास की बात करें या गरीब तबके की बात करें तो वो रिबेट उनके लिए बहुत अहम रखता था। तो मैं आपके पास आऊंगा त्रिपाठी जी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति भवन पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मुलाकात करके बजट की जो कॉपी है वो सौंपेंगी। जो तस्वीरें हम आपको दिखाई थी, राष्ट्रपति भवन इस समय पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेहद खास आज का दिन होने वाला है, क्योंकि उम्मीदें सरकार से हैं, महिलाओं की उम्मीदें हैं, किसानों की उम्मीदें हैं, आम आदमी की उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं, इसके अलावा उद्योग जगत की उम्मीदें हैं कि सरकार इस बजट में उनके लिए क्या खास लेकर आ रही है। दरअसल जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अनुसार देखिए, वित्त मंत्री पहले वित्त मंत्रालय पहुंचती हैं, उसके बाद में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले जिस बक्से की बात करते थे अब वो डिजिटल बक्सा हो चुका है। उसके बाद में राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं और राष्ट्रपति भवन अब पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मुलाकात करके एक कॉपी जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और उसके बाद में यही कॉपी जो पेश की जानी होती है आज बजट सत्र के दौरान, वो उसकी एक प्रतिलिपि जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। फिलहाल अब पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन और
अशोक त्रिपाठी जी का मैं रिएक्शन जल्दी से पूरा कर लेती हूँ, फिर जल्दी से उसके बाद आयुषी का रुख करती हूँ। अशोक जी बात पूरी कर लीजिए। तो भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई से लोगों को बड़ी उम्मीद थी 2014 से ही कि वो कुछ और इन्हेंस करेंगे, कुछ और जोड़ेंगे सर्विसेज के सेक्टर में, रेलवे के इम्प्रूवमेंट में। लोगों ने बहुत अपेक्षा की थी, परंतु मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि माननीय सीतारमन जी कृपया करके, चूंकि रेल मंत्रालय का बजट अब आपके हाथ में है, आपके माध्यम से भारत की जनता को, इस चैनल के माध्यम से इस जनता को और सरकार को मैं सूचित करना चाहता हूं कि वो कुछ चीज़ों पे फोकस करे, जिसमें से नंबर 1 है सेफ्टी, दूसरी है सिक्योरिटी, तीसरी है पंक्चुअलिटी। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को जो फैसिलिटी आप देना चाहते थे नहीं दे पाए, और उसका खामियाजा आपको चुनाव में देखने को मिला है। तो फेयर्स भी ऐड नहीं करेंगे इसमें। हाँ, मैं उस पे आता हूँ। तो चूंकि रेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारत का जो पूरे भारत का धड़कन है, और तकरीबन 3 करोड़ यात्री पर डे यात्रा करते हैं। तो अगर हम केवल 3 करोड़ यात्रियों की अच्छे से देखभाल कर लें, उनको सेफ और सिक्योर पैसेज दे करके, उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दे करके, एक अच्छा फुटफॉल बनाते हुए, एक अच्छी देखरेख करते हुए उनको अगर हम पास करा दें स्टेशन से, तो मैं समझता हूँ सरकार को कुछ भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक जी एक बात बताइए, क्योंकि हमने देखा पिछले वक्त में हर साल बजट जो है, बजट का दायरा रेल का बढ़ा है, तब भी अगर ये जो बेसिक समस्याएं हैं जो आज से कई सालों पहले हम देखते थे, ट्रेनों के लेट होने की, सिक्योरिटी को लेकर, और जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, और ये तो बहुत बेसिक बातें आपने गिनाई, आखिर कहाँ ऐसी चीज, कहाँ वो चूक आपको नजर आती है जो अभी भी वो तमाम योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती? उसका बेसिक रीजन एक ही है कि नरेंद्र भाई ने जिस व्यक्ति को इसका दायित्व दिया है, जो लीडरशिप है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप कैसे मतलब किसी चीज का रिजल्ट ले सकते हैं? मैं केवल कवच तो लेकर आए, कवच वो लेकर आए, लेकिन कवच सक्सेसफुल नहीं हो पाया त्रिपाठी जी उस हिसाब से। क्या वजह रही उसकी? यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को ये बताना चाह रहा था कि कवच का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट तो बहुत किया, उस एडवर्टाइजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन जब करना था, ग्राउंड पे ट्रेनों में लगाना था, तो ये नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। और जब तक आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मैं आऊंगा त्रिपाठी जी आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी आयुषी के साथ वो कुछ महिलाएं हैं, बात महिलाओं की किचन की करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है, क्योंकि राशन उनको लाना होता है। कई बार ये अगर बजट के बाद ये तय होता है कि राशन इस बार घर में कितना आएगा। आयुषी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आप बात करके देखिए कि पिछले कुछ सालों में जो घर में राशन आता था, क्या उसमें कमी आई है? जी जी बिल्कुल आशीष, हम लगातार महिलाओं से जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। शुभ नाम बताएं पहले। कृति। कृति, ये बताएं पिछले अगर 10 साल या 5 सालों की बात करें तो कितना ज्यादा किचन पे असर पड़ा है, स्पेशली अगर एक्सपेंस की बात करें, क्योंकि आज के समय में हर पैक्ड फूड पे आप जीएसटी दे रही हैं, लेकिन उससे बजट पे कितना आपका असर पड़ा है? देखा जाए तो हमारे बजट पे काफ़ी असर पड़ा है। पिछले 5 सालों में जो चीज़ें हम पहले 500 रुपये अगर लेके जाते थे तो आराम से हम 1 वीक की सब्जियां घर में लेकर आते थे, लेकिन अब अगर 500 रुपये लेकर जाओ तो अब तो ऐसा लगता है कि बस एक छोटी सी पॉलिथीन में हम सामान लेकर आ जाते हैं। जैसे देखा जाए टमाटर भी अभी 120 रुपये किलो हो गए हैं, और हमें दाल खानी होती है तो उसमें तड़का डालना होता है तो हम टमाटर यूज़ करते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर हम 100-200 ग्राम या 250 ग्राम भी लेकर आते हैं तो उसमें हमारा 1 से 2 दिन चलता है, उससे ज्यादा नहीं चल पाता है। इस बार आज बजट फिर से पेश होना है, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सेशन है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट किचन पे भी ध्यान देगी? जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद गवर्नमेंट हमारे पे ध्यान देगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जा रही है घर चलाना। अगर देखा जाए तो घर में दोनों लोग वर्किंग होते हैं, फिर भी अभी घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो लगता है अरे यार हमें और थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, हमें बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। दाल महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है, सारी राशन देखा जाए आयुषी, बात तो वो बिल्कुल सही कह रही है कि पहले जब मेहमान आते थे तो मजा बहुत आता था, लेकिन अब ये सोचते हैं कि अगर मेहमान कुछ ज्यादा दिनों तक रह गए तो कहीं घर का जो बजट है वो कहीं पूरी तरह से लड़खड़ा ना जाए।
इस डिबेट को हम जारी रखेंगे, बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।